नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्ज़ाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का बहुत नज़दीक है एवं आरओ आज इसी के सापेक्ष में हम यह महेश वर्डवाल सर की बुक आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करूँगा जिससे से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखिए, अब इतने कम समय में फैक्ट पर ही हमें काम करना अति आवश्यक है और यहाँ से अगर जो भी टॉपिक अभी मैं पढ़ाऊँगा समझाऊँगा, यहाँ से यदि आप कर ले गए और अच्छे से वीडियो को सीन किया देखा तो क्वेश्चन 100% फंसने की संभावना है। यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले प्रीलिम्स में। और यह क्लास यूपीपीसीएस आरओ के लिए अहम भूमिका अदा करेगी आपकी। और आप जानते भी हैं क्वेश्चन आते भी यहीं से हैं, फैक्ट हैं बहुत अच्छी तरीके से। महेश वर्डवाल सर की बुक बहुत अच्छी बुक होती है। चलिए शुरुआत करता हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास हम देखेंगे और इस आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। व्यापार हेतु पहला टॉपिक आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या टॉपिक है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें है व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली कौन थे? ये सभी मित्रों को पता होगा, पुर्तगाली थे। प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा। ये हम एक आपकी प्रीलिम्स की जो कहते हैं कि रिवीजन, फास्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन की दृष्टिकोण से आपकी क्लास ले रहा हूँ। इसमें कोई अंदर समझाने वाली बात नहीं होगी, सिर्फ प्रीलिम्स को देखकर। फिर चाहे कोई पेपर एसएससी का हो, चाहे पीसीएस का, चाहे कोई भी XYZ पेपर हो, यहाँ से अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आते तो यहाँ से फंसेंगे आपको। नेक्स्ट है कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो ये थे स्थानीय शासक उस टाइम था जमोरिन। इसने क्या किया था? कालीकट पे जब कालीकट के मतलब बंदरगाह पे आए थे, कालीकट बंदरगाह पे केरल के तट पर, तो वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, इम्पोर्टेंट भी है, याद रखें। पुर्तगालियों ने अपनी सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी जो थी वो उन्होंने कोचीन में स्थापित की थी। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगालियों का जो उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। यह 1505 में हुआ था। कब हुआ था? 1505 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा हुआ था। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू की कृषि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। देखो, हम वही बताते हैं जो रेपिटी है और आप जानते भी हैं। ये सब आपने अगर PYQ लगाए होंगे, अन्यथा आए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, इसी एग्जाम विद ASM चैनल पर ही विश्व का भूगोल महेश वर्डवाल सर की सीरीज करा दी गई है और आप सभी मित्रों का बहुत अच्छे से हमें प्यार भी मिला है। आपने अगर नहीं देखा हो तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथ ही में हमने इन्वायरमेंट की भी महेश वर्डवाल सर की सीरीज कराई है। हमने ये सोचा है कि जब तक PCS का एग्ज़ाम होगा तब तक आपको महेश वर्डवाल सर की कंप्लीट बुक करा देंगे। इस बुक को, इस रिवीजन को जल्दी से करने के लिए, एकदम वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप एग्जाम विद ASM चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थोड़ा आपका सहयोग मेरे लिए मोटिवेट का काम करता है मित्रों, तो ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि आएगा कि भारत में
प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। तंबाकू की कृषि तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस जगह हुई थी? तो गोवा में हुई थी। ये हम देखते रहेंगे, है ना। बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट वीडियो तक, आपको काफ़ी फैक्ट मिलेंगे यहाँ से। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने की थी। इसमें एक कर भी लगाया गया था, जो कर सभी व्यक्तियों को देना अनिवार्य था, जबकि मुगल शासक अकबर को भी यह कर देना ही पड़ता था, है ना। तो आप याद रखें, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो यह की थी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत अच्छे से जुड़े रहिए आप सभी। ये है विभिन्न देशों के खोजकर्ता। ठीक है, तो वही वास्को डी गामा जो थे, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तस्मान ने न्यूजीलैंड तस्मानिया की खोज की, बार्थोलोम्यू ने डियाज की खोज की। केप बार्थोलोम्यू डियाज ने केप गुड होड की दक्षिण अफ्रीका में खोज की। देखो मेन चीज क्या है ना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, फैक्ट नहीं पूछेगा, इसमें मिलान पूछ लेगा। अब कोलंबस और वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, हमें सब लोगों को अधिकतर पता ही होती है, लेकिन कैप्टन जेम्स कुक, तस्मान, बार्थोलोम्यू डियाज, तीन ये कंट्रियां ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, केप ऑफ गुड होप और दक्षिण अफ्रीका, ये चारों में से कोई भी मिलान करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अब यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी है, अब नहीं पूछा जाएगा, मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। तो हमें बहुत अच्छे से देखना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से मिलान बनता है। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता अल्बुकर्क को। किसे माना जाता? अल्बुकर्क को माना जाता है। बहुत अच्छे से देखते रहे, हमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को पार्ट वाइज में करवाएंगे और 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? किस वायसराय काल में? तो नीनो डी कुन्हा के काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए, ये देखिए, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ये मोस्ट है, यहाँ से आप सर्च करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति क्या नाम था। ठीक है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो भैया ये हॉलैंड और वर्तमान में नीदरलैंड। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कंपनी है, देश है और शासन है। ठीक है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है और आए भी है, क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आता है यहाँ से, या फिर मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर आपको कंपनी दी गई है, देश दी गई है, उनका स्थापना दी गई है, भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई ये भी दी गई। बहुत अच्छे, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरीके से आ सकता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो दा इंडिया, इसका नाम क्या है? एस्तादो दा इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ना पूछकर एस्तादो दा इंडिया लिख देगा। बात आती है किस देश की कंपनी थी? तो ये पुर्तगाल की कंपनी थी। 1498 में इसकी स्थापना पुर्तगाल में हुई थी और यह भारत में इसकी प्रथम फैक्ट्री कोची या कोचीन में स्थापित हुई है। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और ये ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी, सूरत में भारत में हो गई थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये हॉलैंड में,
और 1602 ईस्वी में स्थापना हुई थी। मसूलीपट्टनम में इंडिया में हुई थी सबसे पहले। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आएगा समझ में, देखते हैं। नंबर 4 है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये डेनमार्क की कंपनी थी। स्थापना डेनमार्क में 1616 ईस्वी में हुई थी। भारत में इसकी स्थापना त्रैंकोपार त्रावणकोर में, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो द इंडीज ओरिएंटलिस इसका नाम था। फ्रांस में इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले सूरत में आ गई थी ये। अब इसका क्रम है, आने का क्रम। सबसे पहले आए थे कौन? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कैसे करेंगे? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम प्रवेश किया था, अंत में गई भी थी। 1661 में गोवा से गई थी सबसे पहले, बाद में, ठीक है। सबसे पहले आई पुर्तगाली, सबसे बाद में गई पुर्तगाली, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। डचों क्या करते थे भैया? किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थानों कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? मतलब डच जो थे वो कपड़े ज़्यादा खरीदते थे भारत से, है ना। भारत के पुर्तगाली मसाले ज़्यादा खरीदते थे, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो डचों ने की थी संयुक्त पूंजी कंपनी। ये इंपॉर्टेंट देखते रहना। बेदरा का युद्ध, ये आ जाता क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। वर्ष 1759 में, इस महेश बड़वाल सर की बुक में ज़्यादा कुछ फालतू दिया ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। आप कंप्लीट मेरे साथ देखते रहिए, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच एवं अंग्रेज के मध्य। क्या हुआ? वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के मध्य में लड़ा गया। लंदन में, नेक्स्ट पॉइंट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा अकबर था? कौन सम्राट था? अकबर था। ये कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ था लंदन में, तो भारत का सम्राट कौन था उस समय? तो भैया अकबर था। अकबर का शासन 1605 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ भी और आने के चांस भी रहते हैं। क्या है? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था। यह आया था कब? जहांगीर के दरबार में आया था, क्योंकि अकबर का दरबार 1605 ईस्वी का समाप्त हो गया है। फिर आए जहांगीर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में, प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया गया। याद रखिए, ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, है ना। ये कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। कब? 1611 में। इस टाइम भी जहांगीर थे। तथा प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। स्थायी कारखाना सूरत में 1613 में, और अस्थायी कारखाना 1611 मसूलीपट्टनम में, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फारुखसियर। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फारुखसियर थे। फारुखसियर भाई साहब बीमार पड़े, इनका बहुत अच्छा उपचार हैमिल्टन ने किया। हैमिल्टन नामक वैद्य ने, इन्होंने खुश होकर क्या किया?
ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में माधिकार पत्र जारी कर दिया। इसका मतलब होता है बहुत अच्छे से आप अधिकार के सहित शासन करें, मतलब व्यापार करें, सॉरी, आप अच्छे से जानते होंगे, ये सब पढ़ा लिखा होगा आपने, लेकिन आप बहुत जल्दी रैपिड रिवीजन के चक्कर में। नेक्स्ट है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। तो ये था 1668। क्या हुआ 1661 ईस्वी में, क्या हुआ, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने क्या किया था भाई साहब, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई दे दी। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद कर्नाटक युद्ध लास्ट में देखेंगे। पहले आ जाइए यहाँ से। प्रमुख शहरों के संस्थापक, कलकत्ता की स्थापना की थी जॉर्ज चार्नेट ने, मद्रास की थी फ्रांसिस डे ने, नई दिल्ली की एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने, बम्बई की जेराल्ड ऑर्मियर। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। वन लाइनियर फैक्ट्री पूछ लिया जाएगा और मैचिंग भी पूछ ली जाएगी, याद रखें। कलकत्ता की जॉर्ज चार्नोक, मद्रास की फ्रांसिस डे, नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट, मुंबई की गेराल्ड ऑर्मियर। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपना उत्साह विवरा बताना। आपकी एक एक कमेंट मेरे लिए एक एक प्रोटीन का काम करती है। बहुत अच्छे से आप स्टडी करिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार था। ठीक है, अफीम और सोरा बिहार, इतना याद रखो। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होती थी, अफीम बिहार से। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो करने का प्रयास था वो कोलबर्ट है। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा, याद रखना लुई 16 में भी आ सकता है लेकिन लुई 14 में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री, मतलब प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सूरत में 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था, तो पौंडीचेरी बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया, पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रांको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो फ्रांको मार्टिन था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया, तो थॉमस बेस्ट। पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, किसे, पुर्तगालियों, किसने पराजित किया, थॉमस बेस्ट। वॉन्डिवॉस का युद्ध जो हुआ था 1760 में, अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, तो फ्रांस को पराजित किया था। वॉन्डिवॉस का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया। नेक्स्ट है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज था फ्रांस। याद रखिए आता है क्वेश्चन यहाँ से, कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज व फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ, तो एक्स-ला-शापेल की संधि 1748। बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है मित्रों। बहुत अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ी थोड़ी 3 पार्ट में 4 पार्ट में ये हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत मज़े के साथ, इंटरेस्ट के साथ आप एंजॉय करिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मित्रों को शेयर अवश्य करें। थोड़ी हमारी भी हेल्प आपके द्वारा जरूरी है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में हुई थी। ठीक है, एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि में हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखो इसे।
नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक के युद्ध देखते हैं क्यों हुए थे। तो ये प्रमुख कारण थे, संधि भी थी और क्या है परिणाम। तो देखिए प्रथम 1746 से 48, देखो यहाँ से मैचिंग की आ जाती है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, एक तरफ डेट दे दी जाएगी। दूसरी चीज कर्नाटक के मतलब युद्ध की डेट दी जाएगी, एक तरफ संधियाँ दी जाएंगी। ठीक है, तो आप याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्सा सापेल की संधि, एक तरफ ये सब नाम दे दिए जाएंगे, एक तरफ वर्ष दे दी जाएगी। तो याद रखें प्रथम 1746 से 48 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। एक्सला सापेल की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ था 1748 में। इस युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला सापेल की संधि 1748 में। परिणाम क्या था, तो कोई परिणाम नहीं था, अनिर्णीत हो गया था। द्वितीय क्या है 1751 से 55, द्वितीय जो कर्नाटक का युद्ध हुआ वो 1751 से 55 कर्नाटक के, पहला हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, द्वितीय हुआ कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। पांडिचेरी की संधि के द्वारा 1755 में यह युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में रहा, इसमें क्यों मजबूत रहा, ब्रिटेन। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में, सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। पेरिस संधि के साथ 1763 में इसकी मतलब समाप्ति हुई, फ्रांस की पराजय हुई। देखिए अब इसमें क्या, प्रथम कर्नाटक 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक 1751 से 1755, तृतीय कर्नाटक 1758 से 1763, पेरिस संधि 1763, पांडिचेरी की संधि 1755, एक्सला सापेल की संधि 1748। इस तरीके से तैयार कर लें आप लोग ये चीज़ें। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था। 1717 से 1727 तक रहा था। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। आप इसे बहुत अच्छे से देख लें। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो अलीवर्दी खां। ये क्वेश्चन कई बार आया है और आने की संभावनाएं है। नेक्स्ट है 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी ब्लैक होल की घटना, 20 जून 1756 को। कब हुई ब्लैक होल की घटना, 20 जून 1756 को। बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई, तो सिराजुद्दौला उस समय शासक था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई, तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 13 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया, तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैं, तैयार रखिए आप। अब देखिए भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है, तो प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757 से। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है, तो यह मानी जाती है प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757। नेक्स्ट है घटनाएं हैं, एक तरफ वर्ष है। ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756, अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757, प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, बनारस की संधि 1773। आप ये 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। और अब टाइम बहुत कम है, बहुत अच्छे से रैपिड रिवीजन करिए, चीज़ों आपके तैयार होंगी। बस एक रिवीजन के माध्यम से ये हम समझाना चाह रहे हैं आपको, बाकी मैं जानता हूँ आपको सब तैयार होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो जब भी कोई मित्र मेरी देखे, चाहे वो आरपीएफ के लिए, एसएससी के लिए, पुलिस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, सभी एग्जामों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर मॉडर्न हिस्ट्री कोई क्वेश्चन आता है इन टॉपिकों से तो यहाँ से ही आएगा, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन।
वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि प्रथम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा किलायव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि किलायव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि। किस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को? तो इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल स्थापना काल हुआ था 1717 से 1727। मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद 1724। निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खां। भरतपुर 18वीं शताब्दी, ये संस्थापना काल है और संस्थापक है। तो बंगाल की संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद के चिनकिलिज या निजाम उल मुल्क। भारत की स्थापना भरतपुर 18वीं शताब्दी और चूनामन बदन सिंह। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी, सादत उल्ला खां। अवध के संस्थापक थे जो, वो थे सादत खां बुरहान उल मुल्क। 1722 से 1724 ईस्वी तक। जयपुर 1820वीं, सवाई राजा जय सिंह। इनके बारे में आप जरूर पढ़ना, सवाई राजा जय सिंह से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने काफ़ी प्रयोगशालाएं स्थापित की थी। तो जयपुर की स्थापना भी इन्होंने की थी। रोहिलपट्टन 18वीं शताब्दी में स्थापना हुई। किसने किया? मोहम्मद खां बंगश ने। मैसूर 18वीं शताब्दी, हैदर अली मैसूर की। तो वर्ष 1842-44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो याद रखिए आप यहाँ तक। अब आता है मैसूर, पंजाब एवं मैसूर क्षेत्र। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको सबको पता है, महाराजा रणजीत सिंह। इनके बारे में कुछ अच्छे फैक्ट हैं, याद रखिए। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुक्र मिसल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया भी है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो स्थित लाहौर में थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके द्वारा संपन्न हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। कितना पॉजिटिव ये चीज़ें रखते थे। तो ईश्वर के लिए गलत नहीं बोले। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि सभी धर्मों को मैं एक नज़र से या एक साथ देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1848 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। ये याद रखें। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि प्रथम आंग्ल युद्ध कब हुआ? तो 1845 में। 1845 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि 1846। लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 1846। 1846 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो आंग्ल सिख युद्ध। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह थे। ठीक है, कौन थे? खड़क सिंह थे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संधियाँ जो भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैचिंग के लिए जरूर क्वेश्चन आता है।
पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, वडगांव की संधि 1779 ईस्वी में, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। एक बार फिर आप रिवीजन करिए। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। वडगांव की संधि कब हुई थी? तो 1779 ईस्वी में हुई थी। सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। ये कई बार आई है यहाँ से। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम खत्म हो गया, द्वितीय आंग्ल हो गया स्टार्ट। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो लॉर्ड गफ ने किया था। चिलियावाला युद्ध कब हुआ? तो 13 जनवरी 1849 को। फिर नेक्स्ट देखिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली के द्वारा। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये भैया थे हैदर अली। अब है आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष 1767 से 69। याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन मैचिंग के लिए आ जाते हैं। कभी कभी शासक पूछ लिया जाता है, कभी कभी बंगाल, गवर्नर, कभी कभी संधियाँ, और कभी कभी विशेष चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें इस चीज़ को। चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ। उस समय शासक कौन था? तो हैदर अली था। बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड बेरेलस्ट था। याद रखें, संधि हुई थी मद्रास की 1769 में, युद्ध समाप्त हो गया था। विशेष क्या हुआ इसमें? हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। उस समय कोई पराजित ये नहीं हुआ था भारत। फिर एक बार देखें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। हैदर अली शासक था मैसूर का। ये मैसूर के आंग्ल मैसूर युद्ध हैं। लॉर्ड वेलेस्ट इसके उस समय बंगाल के गवर्नर थे। संधि हुई थी मद्रास की 1769 ईस्वी में। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो भैया 1780 से 84 में हुआ। हैदर अली था उस समय। याद रखें, पहले दोनों में हैदर अली, उसके बाद टीपू। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर रहा। मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में आ गया युद्ध। इसी में मतलब प्रथम युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बंगाल का था, मैसूर का शासक हैदर अली, और सुल्तान के जो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में यह युद्ध फिर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट तृतीय युग आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। शासक कौन था उसमें मैसूर का? टीपू सुल्तान। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। संधि हुई थी और युद्ध समाप्त हुआ था 92 में श्रीरंगपट्टनम संधि। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में आता है कि टीपू सुल्तान क्या पराजित हुआ, क्या टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? तो इस युद्ध में नहीं हुई थी। वह सब हुआ था कब? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। याद रखें, तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान इस समय मैसूर का शासक था। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेजली था। मैसूर सहायक संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। आप इन्हें रट लें प्लीज, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, रट लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। अब आता है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां।
ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। अंग्रेजों का प्रथम प्रश्न वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से 1765। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू हुआ? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स को। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो ये किया वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जो अभी भी पुलिस सेवा चल रही है ना, ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस की है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। 1863 में प्रथम आईसीएस अधिकारी बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो आज आईएएस के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक है, आईसीएस यही थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। एंचिसन आयोग 1886, लॉर्ड डफरिन। इंसलिंगटन आयोग 1912, लॉर्ड हार्डिंग। ली आयोग 1923, लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्यों से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था तो हैदराबाद। 1798 ईस्वी। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये पॉइंट वाला। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। आइए ये देखते हैं। सब चीज इसमें फैक्ट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। राज्य की हड़प नीति में ये कहा गया था। किस रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउटरम स्टेट। ये देखिए यहाँ से मैचिंग आती है आरओ में भी और पीसीएस में भी, वनडे एग्जाम में भी बहुत काम आती है। 1848 में व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य है ये। ठीक है, क्या है? सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। एक बार फिर देखें, सतारा का विलय 1848 में किया गया, जैतपुर का विलय 1849 में किया गया, संबलपुर का विलय 1849 में किया गया, बाघाट का विलय 1850 में किया गया, उदयपुर का विलय 1852 में, और झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में, अवध का 1856 में। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। फिर भैया किसका शासन आ गया? कंपनी छोड़ के ब्रिटेन का ही शासन आ गया ना। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राजा उपाधि या राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में स्थायी
स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल 1816 लॉर्ड हेस्टिंग्स, सिंध 1843 लॉर्ड एलनबरो, भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस, बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। ब्रिटिश काल के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था, इस समय देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा, यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है। देखते हैं, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स लिबरल पार्टी के टिकट पर ये गए थे, न कि कांग्रेस के टिकट पर, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था यह। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे, तो रजनी पाम दत्त थे। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो J.N. टाटा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई, तो कावसजी डाबर। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो श्रीरामपुर। भारत का प्रथम चाय बागान का कब स्थापित हुआ, तो 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने 1765 से 72 के काल में डाकू राज कहा। देखते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है। तनकठिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भूमि पर भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। ददनी प्रथा क्या थी, ददनी प्रथा, इसी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी रूप से धन देते थे। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यहाँ से ये वाले पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो 1820। मालवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी 1822। यह कहाँ थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। यह बम्बई, मद्रास, असम। समस्त ब्रिटिश, इसका 51% था, इसका 19%। किसका, स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी 51 और मालवाड़ी 1931, याद रखें। एक बार देखने से, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही था जो अभी बताया था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की। कर 33 से 55, कर की दर इसमें थी 1665। प्रभाव क्या हुआ, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव तथा अवनति, रोकाव हो गया। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उद्भव, कृषि का वाणिज्यीकरण। अब देखें नेक्स्ट, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं सन 1857 की क्रांति। यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, सन 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे, कमल और रोटी थे। क्वेश्चन आता है ये। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया।
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामेस्टन था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी हुई? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थी? तो अवध से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद की आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणजीत के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ में, ये क्वेश्चन आते हैं, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था किसमें? 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने। कैप्टन ह्यूरोज ने बहुत कुछ कहा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान माने रामदत्त था। ये क्वेश्चन आते हैं। फैजाबाद के विद्रोह कर रहे क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ठीक है। तो ये कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने अपना सेनापति नियुक्त किया तो तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां को। फिर देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां को। अब देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आप सबको मालूम भी है। तो देखते हैं दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां। विद्रोह तिथि 11 मई 1857। दमनकर्ता कौन थे? तो निकलसन हडसन। देखो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं, क्वेश्चन आ सकता है अब यहाँ से, तो दमनकर्ता को याद रखिए। दिल्ली का जो दमनकर्ता था तो निकलसन हडसन थे। लखनऊ की जो विद्रोही नेता थी वो बेगम हजरत महल। विजरिस कादिर 4 जून 1857 को हुआ था यह। और कौन दमन करता था अंग्रेज? तो कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी या ग्वालियर, ये रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। 4 जून 1857 में हुआ। दमन करता थे जनरल ह्यूरोज। कानपुर नाना साहब या तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे नेतृत्व में हुआ। 5 जून 1857 को हुआ। यहाँ कॉलिन कैंपबेल दमन करता थे। इलाहाबाद की जो विद्रोही नेता थे वो लियाकत अली थे। 6 जून 1857 हुआ। कार्न नील यहाँ के दमन करता थे। फैजाबाद जो अब अयोध्या है, अवध, यह मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 कर्नल नील दमन करता थे। जगदीशपुर कुंवर सिंह, अमर सिंह, ये बिहार की बात है। तो 12 जून 1857 विलियम टेलर विसेंट आयर थे दमन करता। बरेली खान बहादुर खां, जून 1857 विसेंट आयर। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 और ये जनरल रेनार्ड थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक जफर बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है भैया वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के निर्णय में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1858 के पश्चात के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यवर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857, याद रखें, शिक्षित मध्यवर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर
भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक हैं, कुछ लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो विनायक दामोदर। यह सब क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, इन्हें बीडी सावरकर भी कहते हैं। 1857 एस.एन. सेन। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857, पी.सी. जोशी। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने 1857 के विद्रोह में को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो बीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा? तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था भैया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो एस.एन. सेन है। 1857 विद्रोह आधारित प्रमुख मत। मेरी ये सभी वीडियो पूरा इंडियन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जल्दी से जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 2-3 पार्ट्स में ये मॉडर्न हिस्ट्री आपको लगभग 5 से 6 घंटे में कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आप जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक अवश्य करें। इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन, मत क्या है इनका? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बीडी सावरकर, 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम। सर जॉन लॉरेंसन, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंसन ने कहा था पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बिल्कुल सही बात है, लगभग, क्योंकि इसमें शिक्षित लोग और जमींदार लोगों ने भाग नहीं लिया। बेंजामिन डिजायरलाई, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन, 1857 ईस्वी का विद्रोह, इन्होंने कहा केवल एक सैनिक विद्रोह था, इसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स ने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज ने क्या कहा? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। और ये नेक्स्ट क्या है? अब आता है प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। यहां से आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी मित्रों से मेरा यही निवेदन है कि अच्छे से 2 से 3 बार ये रिवीजन करें। बहुत कम समय में रिवीजन हो रहा है आपका। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जल्दी से आपकी वीडियो आएगी। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, अपने मित्रों से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अच्छे से अच्छी वीडियो पाने के लिए। और इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल भी आपका ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।